एक दिलचस्प स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक शहर में दो दुकानें बिल्कुल एक ही मॉडल का लैपटॉप बेच रही हैं। पहली दुकान उस लैपटॉप पर सीधे 30% की छूट दे रही है। हाँ, और दूसरी दुकान कहती है कि वो पहले 20% का छूट देंगे और फिर बिल बनाते समय 10% की अतिरिक्त छूट देंगे। बिल्कुल। अब पहली नज़र में जो लोग इसे सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर को यही लगेगा कि दोनों डील बिल्कुल एक जैसी है। मतलब 20 और 10 मिला के 30 ही तो हुए। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं, लेकिन गणित इस तरह से काम नहीं करता। सही कहा। असल में ये दोनों डील बिल्कुल अलग हैं और गहराई से देखने पर पता चलता है कि दूसरी डील पहले के मुकाबले ग्राहकों के लिए ज्यादा महंगी पड़ेगी। खैर, नमस्कार दोस्तों, वोगले एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। आज ज्ञान के सफर में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो हर दिन हमारे सामने आता है, लेकिन अक्सर उसकी गहराई को कोई समझ नहीं पाता। हम बात कर रहे हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेजेस की। देखिए, हमारे पास जो आज की अध्ययन सामग्री है वो केवल गणित के कुछ सूखे सूत्र नहीं हैं। हाँ, मतलब ये एक ऐसा नजरिया है जो गणनाओं के बोझ को कम करता है और तेजी से भागती इस दुनिया में हमारा समय बचाता है। सही कहा। आज का हमारा मिशन गणित के इस महत्वपूर्ण विषय के उन रहस्यों और शॉर्टकट्स को उजागर करना है जो डेटा की इस बाढ़ में एक ढाल का काम कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस बात की तह तक चलते हैं, क्योंकि आमतौर पर यही लगता है कि प्रतिशत निकालने का मतलब है कॉपी पेन उठाओ और लंबी चौड़ी गुणा भाग शुरू कर दो। लेकिन हमारी आज की सामग्री प्रतिशत के एक बिल्कुल अलग मूल मंत्र की बात करती है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट किया गया है कि प्रतिशत का सीधा सा अर्थ है प्रति 100, यानी कोई भी भिन्न जिसका आधार या डिनोमिनेटर 100 हो। बिल्कुल। लेकिन इस सामग्री में एक ऐसा नियम दिया गया है जो सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। वो x और y वाला नियम। हाँ, वही नियम ये है कि x का y प्रतिशत बिल्कुल बराबर होता है y के x प्रतिशत के। मतलब अगर किसी को 10 का 20% निकालना हो या फिर 20 का 10% निकालना हो, जवाब दोनों ही स्थितियों में 2 ही आएगा। सही बात है। अगर इसे थोड़ा और स्पष्ट किया जाए, मान लीजिए किसी को 50 का 14% निकालना है, तो दिमाग तुरंत सुन हो सकता है कि 14 को 50 से गुणा करो फिर 100 से भाग दो। हाँ, ये लंबा तरीका है। लेकिन अगर इस नियम का इस्तेमाल करके इसे पलट दिया जाए और 14 का 50% निकाला जाए, तो 50% का सीधा मतलब है आधा। बिल्कुल। और 14 का आधा हुआ 7। 1 सेकंड में जवाब आ गया। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब हम कहते हैं कि x का y प्रतिशत, तो गणितीय रूप में हम असल में x और y का गुणा कर रहे हैं और फिर उसे 100 से भाग दे रहे हैं। हाँ। अब चाहे 3 को 4 से गुणा किया जाए या 4 को 3 से, परिणाम 12 ही आएगा। गुणा करने का क्रम बदलने से अंतिम परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। समझ गया। इसी तर्ज पर स्रोत सामग्री में प्रतिशत को टुकड़ों में तोड़ने की एक तकनीक पर भी जोर दिया गया है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। जैसे अगर 500 का 111% निकालना हो, तो पारंपरिक तरीका काफी लंबा और थकाऊ होगा। लेकिन अगर इसे टुकड़ों में बांट लिया जाए, यानी 111% को 100%, 10% और 1% में तोड़ दिया जाए। बिल्कुल। अब इसे हल करके देखिए। हाँ, देखिए, 500 का 100% हुआ खुद 500। 10% निकालना हो तो बस एक शून्य कम कर दें, यानी 50। सही। और 1% निकालने के लिए एक और शून्य कम कर दें, यानी 5। अब इन तीनों को जोड़ दें। 500 जमा 50 जमा 5 कुल हो गया 555। देखा आपने? ये तो दिमागी रूप से बिना किसी कागज कलम के किया जा सकता है। सही कहा आपने। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बड़े भारी पत्थर को एक साथ उठाने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ले जाना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन थोड़ा यथार्थवादी नजरिया अपनाते हैं। अच्छा। आसान नंबरों के लिए तो ये टुकड़ों में तोड़ने वाली बात या संख्याओं को पलटने वाली बात एकदम ठीक बैठती है। 10% या 1% निकालना आसान है। हाँ, लेकिन आप पेचीदा नंबरों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मान लीजिए कि 99 और 135 जैसे अटपटे नंबर सामने आ जाएं, ऐसे में वो आईने वाली ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, वहां वो काम नहीं करेगी। सोचिए कि कोई बढ़ई कुर्सी बनाने से पहले हर बार लोहे को पिघलाकर अपने औजार तो नहीं बनाता ना? नहीं, वो तो बने बनाए औजार इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, वह पहले से तैयार औजारों का इस्तेमाल करता है। ये बुनियादी भिन्ने वही टूल किट है। अच्छा। इस बात को साबित करने के लिए उन्हीं अटपटे नंबरों का उदाहरण लेते हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया। हाँ। 99
और 135। हाँ, मान लीजिए सवाल ये है कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। अगर इसे पारंपरिक तरीके से हल किया जाए तो पहले 135 में से 99 को घटाना होगा, जो कि 26 नहीं बल्कि 36 आएगा। हाँ, 36। फिर 36 को आधार संख्या 135 से भाग देना होगा और फिर 100 से गुणा करना होगा। और ये प्रक्रिया न केवल लंबी है बल्कि इसमें गलती होने की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। 36/135 गुणा 100, इसे हल करने में तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। यहीं पर अनुपातों का जादू काम आता है। जी। सामग्री सुझाती है कि असली नंबरों को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए। मतलब उन्हें इग्नोर कर दें? हाँ, और इसके बजाय 99 और 135 का अनुपात निकालें। दोनों संख्याएं 9 के पहाड़े में आती हैं। हाँ, आती हैं। तो 99 को 9 से भाग दिया तो 11 आया और 135 को 9 से भाग दिया तो 15 आया। अब हमारे पास जो अनुपात है वो है 11 और 15 का। समझ आ रहा है, मतलब हमने बड़े नंबरों को छोटा कर लिया। 11 और 15। एकदम सही। अब तुलना बहुत आसान है। 11 15 से कितना कम है? सिर्फ 4 कम है। और आधार संख्या क्या है? 15। तो असल में हमें केवल 4/15 का प्रतिशत मान निकालना है। अब अगर किसी के टूलकिट में ये जानकारी पहले से मौजूद है कि 1/15 का मतलब 6.66% होता है, तो 4/15 निकालने के लिए बस 6.66 को 4 से गुणा करना है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मुझे इसे कैलकुलेट करने दीजिए। 6 को 4 से गुणा किया तो 24 आया। हाँ। और 0.66 को 4 से गुणा किया तो लगभग 2.66 आया। 24 और 2.66 मिलाकर हो गया 26.66%। है ना कमाल? वाकई कमाल है। हमने 135 और 99 जैसी जटिल संख्याओं को बिना किसी भारी भरकम गुणा भाग के हल कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी भिन्नों को याद रखना रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि यह एक तरह का निवेश है जो भविष्य में घंटों का समय बचाता है। सही कहा आपने। और ये निवेश हमें सामग्री के अगले और भी शक्तिशाली हिस्से तक ले जाता है, जिसे व्युत्पन्न भिन्न या डिराइव्ड फ्रैक्शंस कहा गया है। डिराइव्ड फ्रैक्शंस। हाँ, जब मूल भिन्न याद हो जाती हैं तो हर नई भिन्न को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें एक दूसरे से बनाया जा सकता है। अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। अगर किसी को पता है कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है, तो 3/8 निकालने के लिए फिर से 0 से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस 12.5 को 3 से गुणा करना है। 12 को 3 से किया तो 36 और आधे को 3 से किया तो 1.5, दोनों को जोड़ा तो 37.5% आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन मिली यहाँ फिर से एक उलझन है। मान लीजिए कि किसी बड़ी और अजीब सी भिन्न का सामना हो जाए, जैसे 13/16। 13/16। अब अगर टूल किट के हिसाब से देखें तो 1/16 की वैल्यू 6.25% होती है। हाँ। लेकिन 13/16 निकालने के लिए 6.25 को 13 बार गुणा करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। अगर कोई इसे दिमाग में करने की कोशिश करे तो 13 को 6 से गुणा किया तो 78, फिर 13 को 0.25 से गुणा किया तो 3.25 और फिर दोनों को जोड़कर 81.25% निकाला। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। वही तो, ये तो फिर से बहुत ज्यादा दिमागी कसरत हो गई। क्या इसका कोई बेहतर विकल्प है? यही तो वो मुख्य समस्या है जिसे सामग्री में घटाने की विधि या सब्ट्रैक्शन मेथड के माध्यम से हल किया गया है। अच्छा, वो कैसे? गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते यानी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को चुनना चाहिए। आसान रास्ता? हाँ, जब सामने 13/16 आता है तो इसे केवल 13 टुकड़ों के रूप में देखने के बजाय यह देखना चाहिए कि यह पूर्णता यानी 16/16 से कितना दूर है। 16/16 का मतलब है पूरा 1। बिल्कुल, जो कि प्रतिशत की भाषा में 100% होता है। तो 13/16 असल में 100% में से 3/16 कम है। ओहो, तो हम सीधे रास्ते जाने के बजाय उल्टे रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जी हाँ। हम ये नहीं गिन रहे कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये देख रहे हैं कि क्या कमी है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अगर मैं इसे खुद हल करूं तो 1 में से 3/16 घटाना है। मुझे पता है कि 1/16 होता है 6.25%। हाँ। तो 3/16 निकालना आसान है। 6 को 3 से गुणा किया तो 18 और 0.25 को 3 से किया तो 0.75, मतलब 18.19 या 18.75%। एकदम सही। अब मुझे बस 100% में से 18.75% घटाना है।
100 में से 18 गए तो 82 और 0.75 और घटा दिए तो 81.25% बच गया। देखा कितना आसान हो गया। ये तरीका सिर्फ समय ही नहीं बचाता, बल्कि ये किसी भी इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। ये सिखाता है कि समस्याओं को सिर्फ सामने से नहीं बल्कि पीछे से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। जैसे अगर 6/7 निकालना हो तो 1/7 को 6 से गुणा करने की भारी भूल करने के बजाय सीधा 100% में से 1/7 यानी 14.28% घटा दीजिए और तुरंत 85.71% का जवाब पा लीजिए। इस तरह के नजरिए से ही हम गणित की उस गहरी परत में प्रवेश करते हैं जहां संख्याएं महज संख्याएं नहीं रह जाती, बल्कि वो एक सुव्यवस्थित पैटर्न का हिस्सा बन जाती हैं। स्रोत सामग्री के अगले हिस्से में दशमलव और प्रतिशत के कुछ ऐसे छिपे हुए पैटर्न्स का जिक्र है जो पहली नजर में किसी रहस्यमयी कोड की तरह लगते हैं। सच कहूं तो इस हिस्से ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। सामग्री में कुछ ऐसे सूत्र दिए गए हैं जो वास्तव में किसी जासूसी कोड जैसे दिखते हैं। जैसे कि PQ वाला पैटर्न। हाँ, उदाहरण के लिए एक नियम कहता है कि कोई भी दोहराए जाने वाला पैटर्न जैसे PQ, दशमलव PQ प्रतिशत हमेशा PQ/99 के बराबर होता है। बिल्कुल। मतलब अगर कहीं 23.2323% लिखा हो तो उसे सीधा 23/99 मान लेना चाहिए। एकदम सही। इसी तरह एक और नियम है कि अगर पैटर्न PQ.2 PQ% का हो तो वो PQ/98 होता है। जैसे 28.57%। हाँ, ध्यान से देखें तो 28 का दुगना 56 होता है, जो कि 57 के बहुत करीब है। सामग्री बताती है कि ये 28/98 है, जिसे सरल करने पर 2/7 बन जाता है। और एक और पैटर्न भी तो है। हाँ, PQ.3 PQ% का, जो PQ/97 के लिए काम करता है। बिल्कुल। जैसे 14.42%, जहां 14 का तिगुना 42 है, तो ये सीधा 14/97 हो जाता है। सही का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये नंबर जैसे 99, 98, 97, क्या ये किसी गुप्त भाषा में बात कर रहे हैं? आखिर 99 से भाग देने पर नंबर बार बार क्यों दोहराए जाने लगते हैं? देखिए, ये कोई जादू या गुप्त भाषा नहीं है, बल्कि हमारी आधार 10 या बेस 10 संख्या प्रणाली का एक बहुत ही खूबसूरत गुण है। वो कैसे? जब भी किसी संख्या को 10 के घात से एक कम यानी 999 या 999 जैसी संख्याओं से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता। अच्छा। वह एक ही चक्र में फंस जाता है और वही अंक बार बार दोहराए जाने लगते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाती है? इसे संगीत की किसी ताल की तरह सोचिए। एक बार जब आप किसी गाने की बीट पकड़ लेते हैं तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगला सुर क्या होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ठीक वैसे ही जब किसी को ये पता चल जाता है कि संख्या को 99 से भाग दिया गया है, तो वो तुरंत बता सकता है कि वही 2 अंक अनंत तक दोहराए जाएंगे। ये संगीत वाली उपमा इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। सामग्री में 18.18% का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, वो बहुत मजेदार है। अगर हम इस ताल को समझें तो 18.18 का सीधा सा मतलब हुआ 18/99। बिल्कुल। अब अगर इसे सरल किया जाए, 18 और 99 दोनों 9 से कटते हैं, तो ये बन जाता है 2/11। सही। और अगर हम अपनी बुनियादी भिन्नों की टूलकिट को याद करें तो 1/11 का मान 9.09% होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2/11 असल में 9.09% का ठीक 2 गुना यानी 18.18% ही तो है ना कमाल की बात। तो गणना करना नहीं है, बल्कि डेटा को देखकर यह पहचानना है कि वो किस बड़े ढांचे का हिस्सा है। बिल्कुल। हमने सीखा कि बड़े पहाड़ों को अनुपात के जरिए छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में कैसे बदला जा सकता है, और घटाने की विधि भी सीखी। सबसे बड़ी बात, हमने समस्याओं को पीछे से देखने की कला सीखी। ये गिनने के बजाय कि 13/16 कितना होता है, ये देखना कि वो 100% से कितना कम है। और वो दशमलव वाले पैटर्न भी। अरे, वो 99, 98 वाले दशमलवों का संगीतमय पैटर्न और चक्रवृद्धि का वो त्वरित फॉर्मूला। सच कहूं तो इस चर्चा के बाद किसी भी इंसान का न्यूज़पेपर के आर्थिक पन्नों या डिस्काउंट बोर्ड्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो जो लोग सुन रहे हैं उन्हें छोड़ जाते हैं आज के एक दिलचस्प सवाल के साथ। चलिए पूछते हैं। आज की इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए जरा इस पर विचार कीजिएगा कि मान लीजिए मौसम विभाग कहता है कि शनिवार को बारिश होने की संभावना 50% है और रविवार को भी बारिश होने की संभावना 50% है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपके वीकेंड के बर्बाद होने की संभावना 100% है? ये तो बड़ा ही ट्रिकी सवाल है। हाँ, इन प्रतिशतों और अनुपातों के बारे में जो कुछ भी आज हमने गहराई से समझा है, उसे इस सवाल पर लागू करके देखिएगा। जवाब शायद उतना सीधा ना हो जितना पहली नजर में लगता है।
बिल्कुल। अगर ये विश्लेषणात्मक चर्चा आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल कमेंट्स में ज़रूर पूछें। दैट हाँ, अपने जवाब भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सफर में किसी नए विषय और कुछ नई गुत्थियों के साथ। तब तक के लिए अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और संख्याओं के पीछे की इस छिपी हुई कविता को खोजते रहिए।